माय डियर फ्रेंड्स, आज हम उपस्थित हैं एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मोडायनामिक्स के सेकंड लॉ एंड अवेलेबल एनर्जी के थ्योरेटिकल क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आने वाले एग्ज़ाम यूपीपीएससी पॉलीटेक्निक लेक्चर के लिए। तो लेट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन सेइंग दैट एक इन्वेंटर स्टेट्स दैट his new engine reject to the sink 40% of heat absorbed from the source while the source and sink temperature is 327 degrees Celsius and 27 degrees Celsius respectively. His engine is theoretically equivalent to Joule cycle, Stirling cycle, impossible engine और Carnot cycle. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम एक साइड करते हैं, इनको एक साइड करते हैं। इस क्वेश्चन में बेसिकली जो दे रखा है गिवन है कि क्यू है, क्यू रिजेक्ट की वैल्यू जो क्यू आर की वैल्यू है 0.4 क्यू एस है। तो जो एन एक्चुअल एफिशिएंसी जो हो जाएगी बेसिकली 1 माइनस क्यू आर अपॉन क्यू एस, यानी कि एफिशिएंसी जो फाइनली निकल के आएगी वो 60% आ रही है। और जो इसमें एन कार्नोट एफिशिएंसी है, एन कार्नोट एफिशिएंसी को हम कुछ इस कदर टेम्परेचर के फॉर्म में लिखते हैं 1 माइनस T2 अपॉन T1 इक्वल टू 1 माइनस, इसको टेम्परेचर को केल्विन में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम 300 अपॉन 600 लिखते हैं। तो इसकी एफिशिएंसी आ रही है 50%। मीन्स इस क्वेश्चन से ये निष्कर्ष निकलता है कि एन एक्चुअल ग्रेटर देन एन कार्नोट विच इज़ इम्पॉसिबल। सो दिस क्वेश्चन इज ए ऑप्शन इम्पॉसिबल engine is impossible. Option C is correct, impossible. Okay, तो let's second questions. इस क्वेश्चंस में बेसिकली इस क्वेश्चन में दे रखा है इन ए थ्रॉटलिंग प्रोसेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर रिमेन्स कांस्टेंट। जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस जो होती है बेसिकली इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है जिसमें वर्क डन 0 होता है, और एडियाबैटिक प्रोसेस होती है और जिसमें जो कांस्टेंट होता है वो एंथैल्पी कांस्टेंट होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन में आइसोलेटेड सिस्टम है, नोजल सिस्टम है, थ्रॉटलिंग डिवाइस है, सेंट्रीफ्यूगल प्रेशर है। और लिस्ट सेकंड में इसमें जो दे रखा है वो एनर्जी इससे ऑलवेज कांस्टेंट, increase in velocity at expense of its pressure drop, appreciable drop in pressure without a change in energy, enthalpy of fluid increase by amount of work input. So first isolated system किसे कहते हैं? isolated system किसे कहते हैं जिसमें एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती हो। तो ए का 1, बी इज ए नोजल, इंक्रीज इन वेलोसिटी एट द एक्सपेंस ऑफ प्रेशर, बी का 2, सी का थ्रॉटलिंग डिवाइस। थ्रॉटलिंग डिवाइस का मतलब होता है एप्रिशिएबल ड्रॉप इन प्रेशर विदाउट एनी चेंज इन एनर्जी, एंड डी का 4। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट 3 engine ABC operating on a Carnot cycle use working substance as a argon, oxygen, air respectively. Which engine will have higher efficiency? कौन से engine की efficiency higher होगी? A की, B की, C की, या all engine है same efficiency? Carnot cycle में basically जो Carnot efficiency does not depend upon working substance. It is depend upon temperature limit. So option A, B, C is incorrect and option D is correct. Okay, next question.
In next question is that a inventor says that his new concept of an engine while working between temperature limit 27 to 370 degrees Celsius reject 45% of heat absorbed from the source. His engine in the equivalent to which one of the following? तो सबसे पहले हम इसकी अनएक्चुअल एफिशिएंसी निकालेंगे, क्योंकि जो एक्चुअल एफिशिएंसी होगी इसकी बेसिकली 55% हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी इसकी 55% इसलिए हो जाएगी, क्यू आर की जो वैल्यू दे रखी है वो 0.4545 क्यू एस रिजेक्ट हो जा रही है, तो इसलिए एल एक्चुअल एफिशिएंसी इसकी हो जा रही है। और जो इसकी जो टेम्परेचर लिमिट दे रही 27 से 327 डिग्री सेल्सियस, इनका अगर केल्विन में हम कन्वर्ट करें तो इनके जो टेम्परेचर हो जाएंगे 300 केल्विन टू 600 केल्विन। मीन्स इसकी एफिशिएंसी जो आ रही है, इनकी जो एफिशिएंसी आएगी वो 1 माइनस 300 अपॉन 600, इसकी एफिशिएंसी बेसिकली आएगी 50%। 50% एफिशिएंसी आएगी, 50% इसकी एफिशिएंसी आ रही है, तो समझ लो ये एन एक्चुअल से कम है। और कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है, तो बेसिकली इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, इम्पॉसिबल इंजन हो जाएगा, ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन ये कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बेस्ड ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मीन्स इरिवर्सिबल प्रोसेस, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीज, बिल्कुल करेक्ट है। डेल्टा एस क्यू रिवर्सिबल एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, मे बी पॉसिबिलिटी है डेल्टा एस क्यू रिवर्सिबल एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बट एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट। ओके, एफिशिएंसी ऑफ स्टर्लिंग साइकिल इज मोर देन कार्नोट साइकिल, बिल्कुल गलत है। ये कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है स्टर्लिंग साइकिल से। और डेल्टा ई इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, इट इज़ द फर्स्ट लॉ, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। In this questions, heat source H1 can supply 6000 kilojoule per minute at 3000 degrees Celsius. Another heat source H2 can be supplied 60,000 kilojoule per minute at 100 degrees Celsius. Which one of the following statement is correct if the surrounding are 27 degree Celsius? तो हम बेसिकली 27 डिग्री सेल्सियस के करस्पॉन्डिंग हम इसकी एफिशिएंसी निकाल लेना है, तो पता चल जाएगा हमारा कौन सा फर्स्ट हीट सोर्स की एफिशिएंसी ज़्यादा है या सेकंड हीट सोर्स की एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो सबसे पहले इसको हम एक साइड करते हैं। तो वो सबसे पहले हम एटमॉस्फेरिक करस्पॉन्डिंग निकालना है, तो 1 माइनस फर्स्ट की निकालते हैं 200 प्लस 273 373 अपॉन 20 नहीं 3, ये बेसिकली 300 होगा, 300 अपॉन 373। अगर इसको अप्रॉक्सीमेट हम काटें तो मान लीजिए इसको 0 मान लो, तो ये कट गया, तो ये 7/37 हो जाता है। 100 को अगर 21% या 20% के अप्रॉक्सीमेट इसकी एफिशिएंसी आ जाती है फर्स्ट वाले की। अब सेकंड वाले की निकालते हैं। ट्वेंटी परसेंट आ जाती है लोअर एफिशिएंसी इसकी। अब ये सेकंड की एफिशिएंसी है बेसिकली, सेकंड वाले की, सेकंड की। और अब एफिशिएंसी हम फर्स्ट की निकालते हैं। इसके बाद 300 सोर्स से करस्पॉन्डिंग 1 माइनस 300 डिग्री सेल्सियस मीन्स 27 प्लस
273 अपॉन 573, यानी कि 27 अपॉन 200, 573। तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी बेसिकली, इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, +273, इसका हो जाएगा 273, इसमें से अगर माइनस कर ले आएंगे तो ये n इक्वल टू n इक्वल टू 27 अपॉन 573, इसको मान लो 0, तो ये हो जाएगा आपका 29/19। इसकी एफिशिएंसी अप्रॉक्सीमेटली 50% हो जाएगी। तो जो फर्स्ट इंजन है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, सेकंड की एफिशिएंसी कम है। ओके, सो वी कैन राइट द सेकंड हीट सोर्स एज लोअर एफिशिएंसी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, A reversible engine operate between temperature T1 and T2. Energy rejected by this engine received by second reversible engine at temperature T2 and rejected to a reservoir T3. If the efficiency of both the engine are same, then the relationship between T1 and T2. इसका ऑप्शन जो बेसिकली अगर हम देखें इसको, तो इस तरह इसको हम करते हैं, पहले इसको साइड करते हैं। ये जो एफिशिएंसी n1 की हो जाएगी 1 माइनस T2 अपॉन T1, और n सेकंड की हो जाएगी 1 माइनस T3 अपॉन T2। अब n1 को अगर इक्वल टू n सेकंड कर दिया जाए तो जो इसका एक रिलेशनशिप निकल के आता है T2 इक्वल टू रूट T1 T3। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बेसिकली। अब इसको हम देखते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में बेसिकली क्या दे रखा है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिल्कुल बात ठीक है। परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड कन्वर्ट्स एनर्जी इनटू इक्विवेलेंट वर्क। परपेचुअल मोशन मशीन फर्स्ट काइंड जो होती है वो कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं लेती और वर्क को देती है। इसका मतलब होता है परपेचुअल मशीन जो वायलेट्स करती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। तो क्लोज सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज एनर्जी, ये भी गलत है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टिमुलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड एंट्रोपी, ये भी गलत है। तो ओनली ऑप्शन वन स्टेटमेंट करेक्ट है, सो उसका कोई ऑप्शन नहीं है, तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये एक स्टेटमेंट सिर्फ करेक्ट है, इसमें ऑप्शन बेसिकली यस ने भी सही से नहीं दिए हैं, तो हम इसमें कह सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, अब इस क्वेश्चन की हम तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन बेसिकली क्या दे रखा है, द इफेक्ट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी टू लो टेम्परेचर बॉडी, एनर्जी इज कंजर्व, पॉसिबिलिटी है। एंट्रोपी इज नॉट कंजर्व, ये भी पॉसिबिलिटी है। अवेलेबिलिटी इज नॉट कंजर्व, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट।
देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये सिस्टम ऑफ 100 kg मास का है, अंडरगोस ए प्रोसेस इन विच द इट्स स्पेसिफिक एंट्रोफी इंक्रीज फ्रॉम 0.3 किलो जूल per kg Kelvin to 0.4 kilojoule per kg Kelvin. At the same time, the entropy of the surrounding decrease from 80 kilojoule to 75 kilojoule. This process is a reversible, isothermal, irreversible, reversible only, isothermal only. तो इसमें बेसिकली क्या होता है ना कि अगर पहली एंट्रोफी इंक्रीज हो रही है, मतलब स्पेसिफिक एंट्रोपी है जो बेसिकली इंक्रीज हो रही है, वो नेट एंट्रोपी 0.1 मल्टीप्लाई बाई 100 यानी कि 10 किलो जूल पर केल्विन इंक्रीज हो रही है। और सराउंडिंग की एंट्रोपी कितनी डिक्रीज हो रही है? 5 किलो जूल पर केल्विन। ये डिक्रीज हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है। अब इस क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो जो नेट एंट्रोफी इंक्रीज हो रही है 5 किलो जूल, क्योंकि 10 माइनस 5 नेट एंट्रोफी इतनी इंक्रीज हो रही है। तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी? इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगी। तो ऑप्शन इज सी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट, इरिवर्सिबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स टेंड टू बिकम जीरो। बिल्कुल गलत। रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट भी नहीं होगी। बी मैक्सिमम पॉसिबल है। अटेन ए सर्टेन फाइनाइट मिनिमम वैल्यू, ये बी मैक्सिमम ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, लेट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बेसिकली अगला क्वेश्चन क्या कहता है? व्हेन ए सिस्टम रीचेस द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम की तरफ जा रहा है, द फॉलोइंग प्रॉपर्टी अज्यूम इट मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर सिस्टम नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट से इक्विलिब्रियम स्टेट की तरफ जा रहा है तो समझ लेना उस मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ किसकी होगी? वो एंट्रोपी की होगी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या है? इट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, बिल्कुल राइट। देयर इज नो वर्क ट्रांसफर, बिल्कुल करेक्ट। एंट्रोपी इंक्रीज इन थ्रॉटलिंग प्रोसेस, ये भी बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है थ्रॉटलिंग प्रोसेस। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो आज के ये फर्स्ट आज के वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। सो प्लीज़ ये जो क्वेश्चंस हैं बेसिकली यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चर के लिए बहुत ही यूज़फुल्स हैं। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए, और शेयर कीजिए मेरे वीडियो को जितने से जितना ज़्यादा शेयर कर सकें, क्योंकि इससे आपके फ्रेंड जो यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनकी भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और कुछ अदर एग्ज़ाम्स में जैसे एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं उनमें भी काफ़ी इनकी हेल्प हो जाएगी। यूपीएससी प्रीवियस ये क्वेश्चन बेसिकली यूपीएससी ईएस के क्वेश्चंस हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। थैंक यू वंस मोर। ओके।